92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी एक शिकायत तुमसे है, बिना किसी एड ब्रेक के। मिश्रा जी, ये सारी फाइलें सीरीज में लगा के मेरी अलमारी में रख दीजिए। ऋचा ने असिस्टेंट रत्नाकर मिश्रा को आखिरी हुक्म दिया। मिश्रा जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे मैडम आप जाइए, मैं इनको रख देता हूँ, कल सवेरे जब जरूरत होगी फिर ढूंढ लेंगे। ऋचा को गुस्सा आ गया। मिश्रा जी, यही तो एटीट्यूड खराब है ना आपका। इनको आज सही से रख देंगे तो कल ढूंढने में 1 घंटा बेकार नहीं होगा। मैडम को नाराज देख के मिश्रा जी उनके बताए काम पे लग गए। 13 साल पहले ऋचा ने घर और दफ्तर दोनों एक साथ संभाले थे। इन 13 सालों में दफ्तर में सीनियर ऑफिसर हो गई थी और घर में 2 बच्चों की मां। एक कामकाजी औरत के लिए घर और दफ्तर के बीच का सामंजस्य तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। दफ्तर में बॉस और घर में पति, यानी दोनों जगह उनकी भागीदारी को पैनी निगाहों से आंका जाता है। दोनों जगह बैलेंस बनाने के लिए ऋचा ने अपनी जान झोंक दी थी। कॉलेज के दिनों में कितनी बेपरवाह थी वो। कॉलेज बंक करके फिल्म देखाना, बगैर प्लान किए दोस्तों के साथ टूर पे निकल जाना, ऐन वक्त पे मम्मी से कपड़े प्रेस करने के लिए कहना। कहाँ गई वो ऋचा। कभी कभी ऋचा खुद भी सोच में पड़ जाती थी। घर पहुंच के रात के खाने की तैयारी, बच्चों के कपड़े धोना, प्रेस करना, सवेरे के लिए सब्जी काटना और न जाने क्या क्या काम थे जो ऋचा के दिमाग में पहले से फीड रहते थे। घर पहुंचकर एक मशीन की तरह वो सारे कामों को अंजाम देने में लग जाती थी। वहीं दफ्तर में कामचोर एम्प्लॉय से डील करना, कभी देर तक बैठ के कागजों का पेट भरने के लिए आलतू फालतू रिपोर्ट्स बनाना, ऑन फील्ड इंस्पेक्शन पे जाना और तमाम थका देने वाले काम उसके इंतजार में रहते थे। सिर्फ छुट्टी वाले दिन उसको एहसास होता था कि दिन में 24 घंटे होते हैं। उसका मन करता जैसे संडे के इन बहते हुए लम्हों को पकड़ के कैद कर ले, या फिर वक्त की बहती हुई धार को थोड़ा हल्का कर दे ताकि वो समझ पाए कि वाकई जिंदगी जा कहाँ रही है। एक माँ, एक पत्नी, एक ऑफिसर के बीच फंसी हुई ऋचा मिनोचा की अपनी पहचान क्या है? क्या वो सिर्फ एक मुहर है जिसको कागज पे लगा के वापस दराज में रख दिया जाता है? आज न जाने क्या हो गया था ऋचा को। गाड़ी चलाते चलाते न जाने कौन से ख्याल उसके मन में चलने लगे थे। घर पहुंचते उसकी मुलाकात किसी सुखद अनुभूति से नहीं हुई। ड्राइंग रूम छोटे बेटे सक्षम के हाथों भेंट चढ़ चुका था। कुशन कवर युद्ध में घायल सिपाही की तरह इधर उधर बिखरे पड़े थे। मन में आए गुस्से को उसने ये सोच के काबू कर लिया कि घर में अकेले बच्चों को समझदारी काम वाली बाई तो नहीं सिखा सकती ना। सक्षम की उद्दंडता के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। बच्चों के साथ बैठ के उनको समझाने और सही रास्ता दिखाने का कितना वक्त मिलता है उसको। ऐसे में उससे आदर्श बच्चे की तरह व्यवहार करने की उम्मीद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी घर के दूसरे कमरे से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। ऋचा भाग के उस कमरे में गई। उसने देखा उसका बड़ा बेटा समर्थ अलमारी से लटका हुआ नीचे की ओर गिरने को है। ऋचा ने जोरदार आवाज में कहा, अरे वहां अलमारी के ऊपर क्या कर रहे हो तुम समर्थ? समर्थ के हाथों में सफेद रंग के कागज को देख के ऋचा को कुछ कुछ समझ में आने लगा। उसने उसको नीचे उतारा और उस सफेद रंग के कागज को हाथ में ले लिया। यह कागज समर्थ का रिपोर्ट कार्ड था जिसको छुपाने के लिए वो अलमारी के ऊपर चढ़ रहा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऋचा ने समर्थ का कार्ड उठा के देखा तो उसके चेहरे पे एक उदासी छा गई। समर्थ 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। फेल होना बड़ी अनोखी क्रिया है। सृष्टि की शुरुआत में इस क्रिया को इजाद ही नहीं किया गया था, तो इंसान ने रिसोर्सेज के लिए लड़ाई शुरू कर दी। तब से किसी को फेल, किसी को पास किया जाने लगा। हाथ में रिपोर्ट कार्ड लिए रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू नहीं थे, अपने बच्चों को वक्त न दे पाने का गिल्ट था जो घर पहुंचते ही उसकी आत्मा पे हमला करने लगता था। समर्थ ने मां के आंसू पोंछ के कहा, मम्मी आई एम सॉरी, मैं आपसे फेल नहीं होऊंगा। ऋचा के आंसुओं की धार और गाढ़ी हो गई। अपने रुंधे हुए गले से वो बोली, इट्स ओके बेटा, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। समर्थ ने भोलेपन से पूछा, अगर बुरी बात नहीं तो आप रो क्यों रहे हो? साफ मन से किए गए सवाल जितने तीखे और गहरे होते हैं, उनके जवाब उतने ही मुश्किल और पेचीदा होते हैं। लिहाजा ऋचा ने समर्थ के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
कमरे की सफाई के लिए उसने झाड़ू उठाया ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सक्षम जानता था कि कौन आया है। चॉकलेट की चाह उसके कदमों की तेजी में बदल गई। पापा कह के वो अपने पापा की बाहों में कूद गया। आशीष ने थोड़ा खींच के कहा, क्या कर रहे हो सक्षम, पापा को थोड़ा चैन तो लेने दो। ऋचा, कप चाय पिला दो यार, आज तो ऑफिस में गधों की तरह काम किया है। आजकल ऑफिस में काम नहीं, अत्याचार हो रहा है हम पे। पता है 25 फाइलें और 5 मीटिंग निपटा के आया हूं। ऋचा अब तक अपनी थकान को लगभग भुला चुकी थी। चाय का कप आशीष को थमाते हुए बोली, तुम हाथ मुंह धो लो, फिर हम एक ट्यूटर के पास चलते हैं। कप हाथों में लेके आशीष ने पूछा, ट्यूटर के पास क्यों, तुम फ्रेंच सीख रहे हो क्या? ऋचा ने कहा, नहीं, समर्थ के लिए सोशल साइंस का ट्यूशन लगवाना है। ये सुन के आशीष थोड़ा चौंक गया। सोसाइटी में रह के सोशल साइंस का ट्यूशन, इज़न्ट इट फनी? कुछ दिनों बाद मॉरल साइंस का ट्यूशन लेने लगेंगे बच्चे। बाय द वे, तुमको अचानक ये ट्यूशन की कैसे सूझी? ऋचा बोली, समर्थ सोशल साइंस और मैथ्स में फेल हो गया आशीष। आशीष को अचानक चाय का स्वाद कड़वा लगने लगा। क्या? तभी उसको याद आया कि आज ऑफिस से निकलते हुए उसके बॉस ने अपने बेटे के टॉप करने का लड्डू खिला के उसके अपने बेटे के रिजल्ट्स के बारे में पूछा था। उसको तो याद ही नहीं था कि आज समर्थ के नतीजे आने वाले हैं। उसकी चाय बेस्वाद हो चुकी थी। ऋचा कुछ कहने ही वाली थी कि आशीष ने टोक दिया, तुम बस अफसरी करती रहो, यहाँ बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। शाम को 2 घंटे पढ़ा नहीं सकती हो बच्चों को तुम? ऋचा बात को शांत करने के लिए धीमे स्वर में बोली, हमें खाना बनाने वाली रख लेते हैं, शाम को मुझको थोड़ा वक्त मिल जाया करेगा। अब तक आशीष तैश में आ गया था। तुम क्या चाहती हो? सब कुछ अपना घर तुम्हारी अफसरी पे कुर्बान कर दूं? कुल मिला के एक काम है खाना बनाना, वो भी कोई और कर जाए तो ये घर घर नहीं रह जाएगा, होटल बन जाएगा। आशीष की बात तीर की तरह ऋचा को चुभ गई। समर्थ और सक्षम अपने कमरे में चले गए। इतने दिनों में ऊंची आवाजों का मतलब वो भी समझने लगे थे। ऋचा और आशीष के बीच एक नए झगड़े की बुनियाद पड़ चुकी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। समर्थ के फेल हो जाने से घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। हालांकि ये हालात नए नहीं थे, बस वजह नहीं थी। ऋचा और आशीष की बातचीत का शोर तेज हो रहा था। ऋचा ने अपनी आवाज को नीचे रख के बात अब तक संभाली हुई थी। आशीष, मैं पिछली पीटीए मीटिंग में गई थी तो मैम ने कहा था कि समर्थ को पढ़ने में मन नहीं लगता। मुझे लगता है हम दोनों को मिलकर उसकी टीचर से इस पर बातचीत करनी चाहिए। इस नए खुलासे से बात बनने के बजाय और बिगड़ गई। इस बात को गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और तुम अब मुझको बता रही हो? तुमने अपनी नौकरी के चक्कर में घर की हालत खराब कर दी है। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। ऋचा गुस्से में उबल पड़ी। तुम रात को ऑफिस से 11 बजे घर लौटोगे तो कब बताऊंगी तुमको ये बातें? और नौकरी क्या लगा रखा है? मेरी तनख्वाह के पैसों से ये घर खरीदा गया है। समर्थ और सक्षम अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। रिसेशन के टाइम जब तुम्हारी नौकरी पे बन आई थी तब मेरी सेविंग्स का ही सहारा था। मैं नौकरी करने के बावजूद घर का सारा काम करती हूँ। तुम्हारे आसपास की जो सारी चीजें अपने आप हो जाती है ना, वो मैं करती हूँ। और बदले में क्या मिलता है? शिकायतें। चिंगारी से गुस्से का तिनका सुलगा और चारों तरफ नफरत की आग फैल गई। शाम की सारी ठंडक, सुकून और फुर्सत उस आग में स्वाहा हो चुके थे। झगड़े का दौर निकला तो गड़ी हुई सैकड़ों कड़वी बातें ऋचा के, आशीष के कानों में जहर घोलने लगीं। ऋचा को आशीष का टूर पे ना ले जाना तो याद रहा, लेकिन शादी की सालगिरह पे आशीष का सरप्राइज गिफ्ट भूल गई। उसकी गर्म सुलगती बातें याद रहीं, पर बुखार में उसके हाथों से माथे पे लगने वाली ठंडी पट्टियों को वो भूल गई। उधर आशीष को ऋचा की बेरुखी तो याद रही, लेकिन मुश्किल के दिनों में हौसला दिलाने वाली मुस्कुराहट वो भूल गया। उसका देर रात तक घर में आना याद रहा, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के उसके लिए नाश्ता बनाने की आदत भूल गया। झगड़े में दोनों की ताकत खत्म हो चुकी थी। अब न आवाजें थीं, न इल्जाम। अगर बाकी थी तो बस वो खलिश जो मसालों के साथ सब्जी में घुल रही थी, जो आंखों के रास्ते बच्चों के जहन में उतर रही थी। झगड़ते वक्त इंसान स्वार्थी हो जाता है। अपने आत्मसम्मान के लिए वो बाकी बहुत सी चीजों का नुकसान कर बैठता है। खाना तैयार हो चुका था। टेबल पर रखी हुई थी कड़वी सब्जी, कड़वा दूध, कड़वी रोटी और कड़वी दाल। क्या सिर्फ स्वाद ही चीजों की तासीर बताता है?
जनाब, प्यार होता है जो चीजों को मीठा और नमकीन बनाता है। जिस घर के खाने में प्यार का तड़का नहीं है, वहां के दूध में कितनी शक्कर मिला लो, वो मिठास जबान पे नहीं आ सकती। इसीलिए घर की उस आबो हवा में हर स्वाद आज कड़वा हो गया था। ऋचा और आशीष ने तो बहादुर सिपाहियों की तरह अपना आत्मसम्मान बचा लिया था, लेकिन समर्थ और सक्षम पे क्या बीती, ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की थी। बड़े शहर के बड़े अपार्टमेंट में इस न्यूक्लियर फैमिली पे जैसे न्यूक्लियर अटैक हो गया था। सक्षम को लग रहा था कि उसका फेल होना इस झगड़े की वजह है, लेकिन उस बेचारे को यह नहीं मालूम था कि उस दिन सिर्फ वो नहीं फेल हुआ था। उस दिन उसकी मम्मी पापा, उसके टीचर, उसका स्कूल और उसका सारा समाज एक साथ फेल हो गया था। मजे की बात यह कि इस गिल्ट का बोझ उसने बहुत देर तक नहीं उठाया। सोने से पहले वो उसी रिपोर्ट कार्ड से खेलने लगा जिसमें उसके फेल होने की खबर आई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऋचा और आशीष के घर में पिछली रात को जो नफरत की आंधी चली थी वो थम चुकी थी, लेकिन खलिश की रेत चारों ओर बिखरी हुई थी। अपना रिपोर्ट कार्ड साइन करवाने समर्थ जैसे ही मम्मी के पास गया, ऋचा ने उससे कहा, समर्थ, इस बार तुम्हारे पापा साइन करेंगे और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी वही जाएंगे। समर्थ चुपचाप पापा के पास चला गया। आशीष की नाराजगी थोड़ा ज्यादा थी। ये कार्ड तुमने किसको दिखाया? मम्मा को ना, तो मम्मी से ही साइन कराओ। समर्थ ने कार्ड चुपचाप बैग में रख लिया। ऋचा जब नाराज हो जाती थी तो करेले की सब्जी बनाया करती। ये उसके साइलेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा था। सवेरे जल्दबाजी के कारण लड़ने झगड़ने का स्कोप नहीं था। भूख ने जितना खिला दिया, आशीष उतना ही खाकर दफ्तर की ओर चल पड़ा। आज न तो सुबह ताजा थी, न ही मन में उमंग। नाराजगी की धूल चादर बनाकर मन से लिपटी हुई थी। आशीष को रुके हुए ट्रैफिक पे गुस्सा आ रहा था, दोपहिया वाहनों पे गुस्सा आ रहा था, लंबी ट्रैफिक लाइट पे गुस्सा आ रहा था। कुल मिला के उसको जिन जिन चीजों पे गुस्सा आ सकता था, आशीष ने आज उन चीजों पे गुस्सा किया। अचानक सुबह की एक ताजी किरण उसकी आंखों से टकराई और उसको कुछ याद आ गया। यही तो रंग होता था सुबहों का जब वो कॉलेज में ऋचा से मिलने जाता था। यही ट्रैफिक होता था, और तब वो गाड़ी में नहीं, टू व्हीलर पे सवार होता था। पर कैसी उमंग थी उस वक्त, कैसा जुनून था। बर्थडे पे गिफ्ट खरीदने के लिए कितने दोस्तों से उधार लेना पड़ता था। चुकाते चुकाते ऋचा का अगला बर्थडे आ जाता था। आज उसके पास अच्छी नौकरी है, घर है, कार है, सेविंग्स है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। तो फिर खुशी क्यों नहीं है? क्या होती है खुशी और कहां से आती है? जब ये सब कुछ नहीं था तब वो खुश था। उसको लगता था कि सब कुछ जुटा लेने के बाद वो और खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। कुछ तो मिसिंग है। शादी के बाद ऋचा बदल गई है। आशीष का मन अब भी उन्हीं सवालों में उलझा हुआ था जिनके जवाब इल्जामों की शक्ल में उभर के आते थे। दूसरी ओर ऋचा भी भोर के उसी रंग को ताक रही थी कि उसकी गाड़ी कॉलेज के पास से गुजरी। पुरानी यादों का एक झोंका उसको छू के निकल गया। फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी की खिड़की जहां से सड़क साफ नजर आती है, वहीं पे बैठ के वो रास्ते पे नजर रखती थी और आशीष के आते ही खुली किताब को रैक पे रखना तक भूल जाती थी। कितना खुश हुई थी जब पापा बड़ी मुश्किल से उनकी शादी के लिए राजी हो गए थे। जब आशीष नौकरी के लिए पूना गया था तो कैसे उदास हो गई थी वो, और उसके वापस आते ही उसने कैसे बाहों में भर लिया था उसको कि जैसे अब कभी नहीं छोड़ेगी। उस तरह से गले लगे हुए न जाने कितने दिन हो गए थे। शादी के बाद आशीष कितना बदल गया है। ये वही आशीष है जिसने मेरा बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए 3 महीने कॉल सेंटर में नौकरी की थी। यादों में बहते बहते काफी आगे निकल आई थी। बाबू फूल वाले के पास आते ही ऋचा ने गाड़ी रोक दी। पहली बार आशीष के लिए लाल गुलाब यहीं से खरीदा था। ऋचा ने चुन के एक अच्छा सा लाल गुलाब उठाया, उसकी खुशबू से ताजगी का अनुमान लगाया और पैसे देके वापस उसको अपने बालों में लगा लिया। ये गुलाब उसका अपनी पुरानी यादों को श्रद्धांजलि देने का तरीका था या फिर वक्त को लौटा देने की ख्वाहिश, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय था कि आज वो उस पुराने वक्त को
बहुत याद कर रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अपने सलेटी पड़ते बालों में लाल रंग का गुलाब लगाए ऋचा अभी दफ्तर पहुंची थी कि फोन आ गया। हेलो, मैं समर्थ की क्लास टीचर बोल रही हूँ, आप अभी स्कूल में आ जाइए। ऐसी इमरजेंसी? कहीं समर्थ ने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया? बच्चों से दूर हुई नहीं कि भरोसा भी उठ गया। ऋचा की अंतरात्मा ने उसको धिक्कारा। उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन मैम आखिर बात क्या है, समर्थ ठीक तो है? मैम बोली, आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, आपसे कुछ बात करनी है। फोन रखते ही ऋचा की सांसें तेज होने लगी। आखिर ऐसी क्या बात है जो फोन पे नहीं बताई जा सकती थी? शायद समर्थ की गिरती हुई परफॉर्मेंस के लिए नाराज होंगी या कोई वार्निंग देनी होगी। चंद सेकंडों में ही ऋचा ने न जाने क्या क्या सोच लिया था। उसके अपने मन का चोर अलग अलग भेस बनाकर हर बार उसके सामने एक नई और डरावनी तस्वीर पेश कर रहा था। गौरतलब यह था कि उसको अब भी अपने सम्मान की ही परवाह थी। समर्थ की परेशानी का सबब अब भी उससे अछूता था। गाड़ी में बैठी थी कि फोन एक बार फिर घनघना उठा। हेलो ऋचा, समर्थ के स्कूल से फोन आया था, उसकी मैम ने बुलाया, मैं मीटिंग में फंसा हूं, तुम प्लीज वहां आना। ऋचा का पारा चढ़ गया। उन्होंने मुझको भी बुलाया आशीष, और तुम कैसे बाप हो? बेटे की जिम्मेदारी का ख्याल है तुमको? आशीष ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। ऐसी समझदारी वो कभी कभी किया करता था। बहरहाल जो भी हो, दोनों को एक बात तो समझ में आ गई थी कि कोई बड़ी बात हुई है जिसके कारण दोनों को एक साथ स्कूल में बुलाया जा रहा है। आशीष के आने तक ऋचा स्कूल के रिसेप्शन पर बैठ के उसका इंतजार करती रही। उसके आते ही ऋचा उठ खड़ी हुई। आशीष हैरानी भरी नजरों से उसको देखने लगा। तभी ऋचा को याद आया कि वो बालों से लाल गुलाब का फूल उतारना भूल गई है। पल भर के लिए ही सही, पुरानी याद का एक झोंका दोनों को भिगो गया था। दोनों ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन कहने के लिए हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती। कुछ ही देर में दोनों समर्थ की क्लास टीचर के सामने खड़े थे। मिस मल्होत्रा ने समर्थ का रिपोर्ट कार्ड दोनों के आगे रखते हुए पूछा, आप दोनों में से ये सिग्नेचर किसका है? अचानक दोनों को पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। सुबह दोनों में से किसी ने भी उस कार्ड पे साइन करने से इनकार कर दिया था और ये सोच लिया था कि दूसरे ने उस पे साइन कर दिया होगा। आशीष, ये साइन आपका है? आशीष ने बड़ी शर्मिंदगी से नाम में सर हिलाया। टीचर ऋचा की ओर मुड़ी, बोली, ऋचा आपने किया ये सिग्नेचर? ऋचा की आंखों में अब तक हल्की हल्की बूंदें इकट्ठा होने लगी थीं। शर्मिंदगी के मारे वो ना भी नहीं कह सकी। मिस मल्होत्रा ने समर्थ से पूछा, समर्थ ये सिग्नेचर तुमने किया है? समर्थ ने हाँ में सर हिला दिया। क्यों, मम्मी पापा को दिखाया था रिपोर्ट कार्ड? समर्थ ने उसी मासूमियत के साथ हाँ में सर हिला दिया। मिस मल्होत्रा ने तीसरा सवाल पूछा, तो फिर तुमने अपना साइन क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि मम्मी पापा में एक बार फिर से झगड़ा हो। ऋचा डबडबाई हुई आंखों से समर्थ की ओर देख रही थी। संभालना चाहती थी, लेकिन तभी आंसू का एक कतरा आंखों से उतर के उसके हाथों में जा गिरा। आशीष ने ढाढ़स देने के लिए ऋचा का हाथ थाम लिया। ऋचा के अंदर का सारा गुस्सा पिघल के आंसुओं में तब्दील हो गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऋचा, आशीष और समर्थ तीनों समर्थ की क्लास टीचर मिस मल्होत्रा के सामने खड़े थे। मिस मल्होत्रा के बगैर किसी के बताए ही सारा माजरा समझ में आ चुका था। समर्थ को क्लास में भेज के उन्होंने ऋचा और आशीष से कहा, देखिए बड़ा शहर है, यहाँ तकलीफों से लड़ते लड़ते इंसान की जिंदगी निकल जाती है। वर्किंग पेरेंट्स की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकाला तो ये समस्या बच्चों पे गहरा असर डालती है। आप दोनों समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। समर्थ बहुत होशियार और इमोशनल बच्चा है, उसको सिर्फ आप लोगों के साथ की जरूरत है। स्कूल से निकल के दोनों चुपचाप अपनी अपनी गाड़ी की ओर बढ़े जा रहे थे।
दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि आजकल वो दोनों जानबूझ के ऑफिस से घर देर में पहुंचते हैं ताकि घर में फैले टेंशन से बचा जा सके। लेकिन इस टेंशन को पैदा किसने किया और कौन उसको सींच रहा है? अगर ऋचा नहीं, अगर आशीष नहीं, तो क्या समर्थ और सक्षम? उनको तो पता भी नहीं कि आखिर घर में हो क्या रहा है। इस तनाव और घुटन को पैदा करने और फैलाने में कभी ऋचा तो कभी आशीष का हाथ होता था। एक गलती के जवाब में दूसरी गलती, उसके जवाब में तीसरी गलती, और इस तरह करते करते गुनाहों का पहाड़ बन जाता। उस पहाड़ का बोझ आज दोनों को पहली बार महसूस हुआ था। चेहरे पे भले ही दोनों के चुप्पी थी, लेकिन मन ही मन अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन जरा ईगो तो देखिए, दोनों एक दूसरे के पहल करने का इंतजार कर रहे थे। ऋचा सोच रही थी कि अगर आशीष गलती मान ले तो उसको माफ कर देगी, दिल की सारी खलिश एक पल में भूल जाएगी। वहीं आशीष सोच रहा था कि ऋचा अब तक किस बात का इंतजार कर रही है, क्यों नहीं बात करके समस्या को सुलझा लेती है। चलते चलते दोनों पार्किंग लॉट तक पहुंच गए थे। ऋचा की आंखें अब भी लाल थीं। वो चाबी निकाल के अपनी गाड़ी में बैठ गई, आशीष का इंतजार करने लगी। दूसरी तरफ आशीष अपनी गाड़ी में बैठा ऋचा का इंतजार कर रहा था। न ये गाड़ी बढ़ाए न वो। करते करते 3 मिनट गुजर गए। आशीष के मन में ख्याल आया, क्यों ना वो खुद ही जाके माफी मांग ले। शादी से पहले तो एक लेटर में 100 बार सॉरी लिख के दिया करता था। अब तो वो सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, उसके बच्चे की माँ है, उसकी अर्धांगिनी है। वहीं आशीष को आता न देख के ऋचा ने सोचा, क्या मेरी जिद मेरे परिवार से भी बड़ी है? उससे मिलने के लिए वो बिना सोचे 1000 किलोमीटर दूर पूना तक जा सकती है। आज ये 50 मीटर की दूरी इतनी लंबी क्यों लग रही है? गाड़ी से बाहर निकलकर उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, दूसरी तरफ से भी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। आशीष अपनी गाड़ी से बाहर आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कदम अपने आप बढ़ने लगे। ऋचा ने आशीष का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। आशीष ने ऋचा के आंसुओं से भीगे चेहरे को हाथों में लिया, बोला, आई एम सॉरी ऋचा, प्लीज तुम मत रो, तुम रोते हुए आज भी अच्छी नहीं लगती हो। बालों से वही गुलाब का फूल निकाल के आशीष ने ऋचा को दिया और कहा, हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, चलो अपने अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, कहीं घूम आते हैं, मिल लेते हैं एक दूसरे से। बस इतनी सी थी ये कहानी।